हेलो नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। इन दिनों हम लोग हिस्ट्री विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री, और क्लास 6 की हिस्ट्री में देखेंगे चैप्टर नंबर 8 का देखेंगे, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। इस प्रकार से हम लोग इसके पहले 7 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से लोहे का आविष्कार हुआ, साम्राज्यों का विस्तार हुआ और जो है आगे बढ़ता गया। इसमें सबसे पहले इंडेक्स में ये सबसे पहले ऊपर दिया गया है कि एक कहानी है, इम्पोर्टेंट नहीं है, कि एक लोहार की दुकान पे किस प्रकार से लोहे के औजार सामान बनाए जाते हैं उसके बारे में दिया है, जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखते हैं लोहे के औजार और खेती। इसमें ये बताया गया है कि जब लोहे का औजार का विकास हो गया तो किस प्रकार से खेती के उत्पादन में वृद्धि हुई और लोहे का उत्पादन कहाँ से प्राप्त हुआ। जैसे देखिए, लोहे का प्रयोग जहाँ आज एक आम बात हो गई है, लोहे की चीज़ें हमारी डेली की ज़िंदगी में एक हिस्सा बन गई हैं। और इस भारतीय महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार, जो कब्र होती थी महापाषाण, उनके कब्रों में भी लोहे के औजार और हथियार जो है बड़ी संख्या मिले हैं, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। मतलब 2500 वर्ष पहले ही लोहे का औजार का विकास हो चुका था और इसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता था, जिसका हमें प्रमाण भी मिल चुका है। इसमें इसका प्रयोग कैसे करते हैं? जंगलों को साफ करना, कुल्हाड़ी, जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है, जिसके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं पहले ही कि लोहे का प्रयोग किस चीज़ों में होता था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई। इसमें देखेंगे, जो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल हो जाता था। अगर गांव समृद्ध नहीं रहेगा, वहां पे खेती किसानी और अनाज का पैदावार अच्छा नहीं होगा, तो राज्यों का बना रहना मुश्किल हो जाता था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार, रोपाई जो अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, रोपाई जो कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय जो है, कृत्रिम मतलब जो बनाए गए कृत्रिम जलाशय थे, उनका निर्माण हो चुका था। आगे देखेंगे, ये भरने के लिए देगा, इसको छोड़ देते हैं। लोगों द्वारा क्या क्या परिश्रम किसानों को लाभ मिला और उनके उत्पादन की, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जब विकास हो गया तो गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। जो उस समय गांव का विकास हुआ, वो दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में वहाँ पे किस तरह के लोग रहते थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों, जो तमिल क्षेत्र में बहुत बड़े भूस्वामी थे, उन्हें वेल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर और दास को कडेसियार और आदिमई कहलाते थे। यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से जो गांव में रहने वाले लोग थे उनके बारे में दिया गया है। कि देखिए, जो अधिकांश लोग जो गांव में कम से कम गांव में थे, उन्हें 3 तरह के थे। पहले जो तमिल के क्षेत्रों में भूस्वामी थे, तमिल वाले में उन्हें वेल्ला कहा गया, और हलवाहों को उड़वार, और भूमिहीन जो मजदूर थे दास, कडेसियार और आदिमाई कहते थे उन्हें। इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो जो ग्राम का प्रधान व्यक्ति होता था वो क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। हाँ, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। तो क्या ग्राम भोजक का पद पीढ़ी पर आधारित था, पीढ़ियों पर आधारित था? जी हाँ, ग्राम भोजक का जो पद था वह पीढ़ी पर आधारित था। मतलब पिता के बाद उसका पुत्र, यानी कि यह पद आनुवंशिक था, वंश परंपरा पर आधारित था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव को सबसे बड़ा भूस्वामी, मतलब गांव का जैसे भोजक, जो गांव भोजक बन रहा है वह कौन बनेगा? उस गांव का जो सबसे बड़ा, जिसके जो भूमि स्वामी होगा, जिसके पास सबसे अधिक जमीन होगी, उसी को बनाया जाएगा। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण
इनकी जो ज़मीन होती थी उस पे कौन काम करते थे, दास और मजदूर करते थे ना। और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूल करने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, क्योंकि यह गांव ग्राम भोजक होते थे और गांव में सबसे जो है जमींदार भी होते थे। और जो है जब अधिक जमींदार होते थे तो इनका गांव पे एक तरह से पूरी पकड़ रहती थी, तो राजा भी कर वसूलने के लिए इन्हीं को सौंप देते थे कि यह काम ये आसानी से कर लेंगे। यह न्यायाधीश का और पुलिस का भी काम करते थे। तो देखिए ग्राम भोजक क्या क्या काम करते थे, न्यायाधीश का काम करते थे, पहले बात न्यायाधीश का काम करते थे, पुलिस का काम करते थे, और जो है कर वसूलने का काम करते थे। कौन करते थे, ग्राम भोजक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें से दास कर्मकार आते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें दास या कर्मकार कहते थे, जो दूसरे की ज़मीन पर जाके काम करते थे, जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करने की अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, दूसरे की ज़मीन पे काम करना पड़ता था। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। गाँव की ये विशेषता हमेशा से रही है कि गाँव में हर तरह से कारीगर आज भी मौजूद हैं और पहले भी हुआ करते थे। ये प्राचीनतम कुछ सिक्के हैं, इसको आइए देख लेते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। जो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं उन्हें संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इनमें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन है। तो इन्हें को है संगम जो करीब है, जो 2300 साल पहले, इन्हें संगम क्यों कहा गया था, क्योंकि इनमें मदुरई के कवियों का संकलन मिलता है। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य कहे जाते हैं, जो गांव में रहते थे। ये इसमें से इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। सिक्कों की एक कहानी यहाँ है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले चले थे। तो सबसे पुराने सिक्के जो थे उन्हें क्या कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था। इनका चित्र भी दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने कारण इन्हें आहत सिक्का, आहत का मतलब क्या हुआ, आहत वैसे समझेंगे तो चोट दे के उन्हें पीट के या ढालने वाला काम ना हो, आहत मतलब ठोंक पीट के बनाया गया हो, उन्हें आहत सिक्के कहेंगे। अच्छा, ये दिया है आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार के होते थे। ये या तो धातु के चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से थे बनाए जाते थे। मतलब एक तरह से इन्हें काट के गोला करके बनाया जाता था और इनमें क्या होता था, क्या कुछ लिखा रहता था, लिखा बिल्कुल नहीं होता था, ठप्पा होता था मुहर की तरह, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक शताब्दियों में तक प्रचलन में रहे। मतलब ईसा की प्रारंभिक तक काफ़ी लेट तक ये चले हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते थे, उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में। विनिमय के अन्य साधन ये कहानी के रूप में है, इसको आइए देख लेते हैं। इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ते हैं। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागरों के, ये चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत बड़ा उत्पादक होता था। तो ये उसके बारे में दिया है। नगर की जो गतिविधियों के बारे में बात करें, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे, क्योंकि बीच में नगर होता था और वहाँ से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता था। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण होते जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, यह 2500 साल से भी ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण एक नगर रहा है मथुरा। क्योंकि यहाँ क्या होता था, महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, यातायात और व्यापार के मुख्य रास्तों पर, जो यातायात और व्यापार के मुख्य रास्तों पर स्थित था। मतलब मुख्य व्यापारिक मार्गों पर यह स्थान होने की वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और इसमें से एक रास्ता और कहाँ गया था, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर से
जाने वाला था। मतलब जिस प्रकार से है यहाँ पे, अगर ये मथुरा मान लीजिए मथुरा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्योंकि यह क्या व्यापारिक केंद्र था, इनमें से एक रास्ता जो उत्तर होता था, उत्तर से ये इधर से लेकर उत्तर इधर पड़ेगा, दक्षिण इधर पड़ेगा, पूर्व इधर पड़ेगा, पश्चिम इधर पड़ेगा। तो कह रहा है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर ये हो गया, पश्चिमी हो गया, उत्तर, मतलब एक रास्ता इधर जाया करता था, ठीक है। और दूसरा रास्ता जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाया करता था। ये रास्ते इस प्रकार से थे। शहर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी। इनमें अनेक मंदिर भी थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। मतलब जो शहर में के पास, शहर में जो लोग रहते थे, आसपास के जो किसान और पशुपालक होते थे, उनके लिए भोजन बनाते थे। मूर्तियों का केंद्र भी मथुरा बहुत प्राचीन काल से ही रहा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाण उनका संस्थापक कौन था? कुजुल, कुदखफिस, भीमखतफिस और कनिष्क। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर, यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर, खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मतलब पत्थरों पर लिखे हुए अनेक मिले हैं, जिन्हें आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, संक्षिप्त छोटे अभिलेख हैं। स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को जाने वाला दानों का उल्लेख मिलता है। मतलब जो दानों का उल्लेख है, जो दान दिया था उसका उल्लेख भी यहाँ मिलता है। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्प इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। मतलब देखिए मथुरा में किस तरह से क्या क्या चीज़ों का वहाँ निर्माण होता था और वहाँ पे लोगों को दिया जाता था। शिल्प तथा शिल्पकार क्या होते हैं? शिल्प, पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रमुख केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो मतलब यहाँ से क्या है कि कपड़ों का केंद्र वाराणसी बहुत ही प्राचीनतम रहा है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। मतलब एक गुट बनाने लगे थे, जिससे उन्हें अपने कार्यों में मदद मिल सके, जिन्हें श्रेणी कहते थे। जो ये गुट बनाते थे उन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था। जो शिल्पकारी थे उनका काम क्या था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दिया जाता था। मतलब ये गुट बनाने के बाद जो एक तरह से पैसा इकट्ठा होता था, उसे किस तरह से बांटा या दिया जाता था, उसके बारे में उल्लेख कर दिया है। यहाँ पे दिया उत्तरी काले चमक पावर पात्र है। ये क्या होता है? ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। तो किस प्रकार से लेप के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि लेप कैसे लगती थी। आगे देखेंगे, एक यहाँ दिया है सूत कातने और बनाने के नियम। इसमें
इम्पोर्टेंट थोड़ा कम है, लेकिन इसको भी एक बार देख ही लेते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, जिसे अर्थशास्त्र अध्याय 7 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी के देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिखुड़ियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। मतलब इस तरह से जो महिलाएं होती थी, इन कैटेगरी में आती थी, उनको इस काम में लगाया जाता था, बुनने के काम में। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, बाहर निकलने की, जो महिलाएं वहीं रहती हैं, बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। मतलब वो अपनी दासियों के सहारे माल को आदान प्रदान करती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के मतलब क्या हुआ, बहुत ही सुबह जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब सभ्यता का बहुत ही ज़्यादा विकास। अगर औरत ने अपना काम पूरा किया तो उसे, अगर औरत ने अपना काम पूरा अगर नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखेंगे हम लोग। एक सोच निरीक्षण दिया है अरिकामेंडू का। अरिकामेंडू लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेंडू एक पत्तन था जहाँ पे जहाज़ों का आना जाना था। यहाँ दूर दूर से जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। जो वहाँ मिला है गोदाम रहा होगा। और यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र को एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। मतलब सामान रखने के उपकरण मिले हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, मुहर लगे वाले। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर, ये मुहर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई मिट्टी का कैसे लेप होता है। हम मिट्टी के लेप पर क्या करते हैं, मुहर को सीधे दाब देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ मुहर पड़ जाती है। एक अभिलेख के बारे में दिया है। अभिलेख मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्रह्मालिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। तमिल ब्राह्मी क्यों किया जाता था, क्योंकि प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता। ब्राह्मी लिपि का जो शुरू में जब ब्राह्मी लिपि का प्रयोग तमिल भाषा के लिए किया गया, इसीलिए। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु यही बनाए जाते थे। डिजाइन कहाँ का था, रोम था। यहाँ रोमन लैप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। एक दिया है, एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। एक यूनानी जो नाविक था उसका विवरण का यहाँ पे लिख दिया है, देख लेते हैं थोड़ा सा इसको भी। ये कहाँ था, भरूच का यूनानी नामक था, उसकी कहानी है। बेरी गांजा की संकरी खाड़ी से समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। मतलब जो वहाँ से बेरी गांजा की सवारी से समुद्र में आने के लिए नाव चला रहे थे, उनके लिए यहाँ आना बहुत मुश्किल था। राजा के द्वारा यहाँ पर नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गांजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था।
हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। मतलब इत्र भी यहाँ से निर्यात किया जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। मतलब राजा के लिए किस किस तरह से सामान दिए जाते थे। जो यहाँ व्यापारी और व्यापार और व्यापारी थे वो किस प्रकार से थे, हमने जो पहले देख लिया है कि जो उसके अभी अभी देख लिया है उत्तरी काले वाले पालिश वाले जो बर्तन थे, ये बर्तन कैसे थे, खूबसूरत और ख़ास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते हैं वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना, तो जो काली मिर्च थी इसे रोमन साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता था, काले सोने के नाम से। काले सोने के नाम से क्यों जाना जाता था, क्योंकि इसकी डिमांड वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। कहाँ पर, रोमन साम्राज्य में। व्यापारी इन सामानों को समुद्री मार्ग, जहाज़ों और सड़क के रास्ते पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार था। मतलब रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार था, ऐसा हमें सिक्कों से पता चलता है। एक कविता है व्यापार से जुड़ी है, देखते हैं इसको। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से, मतलब उस समय कविता सिक्के भी थे। जैसे समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होना सिक्के से ही प्रमाणित होता है। कविता क्या है, समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज थर्राते घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो इस प्रकार से व्यापार के बारे में इस कविता से भी बहुत जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। मतलब वो व्यापारी थे तो उन्हें सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही पड़ता था, और उन्हें भी ऐसी तलाश रहती थी ऐसी जगहों पर जहाँ पे सामान हमें जहाँ पे सस्ते मिल सके, और फिर दूसरी जगह एक तलाश रहती थी जहाँ उन्हें पूर्ति के लिए महंगे दामों पर बेचा जाए। तो इसलिए वो लगातार कहीं न कहीं नए रास्तों की खोज करते रहते थे, और उन्हें बहुत सारे रास्ते खोज लिए थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी करते थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि नदियों में नाव में एक तरह से बनाया जाता था एक ऐसा बेड़ा जो हवा के झोंके से थोड़ा जल्दी पहुंचते थे, हवा की दिशा में, न कि विपरीत दिशा में। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्रा के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। जब समुद्री यात्रा कोई भी चलती है तो वहाँ पे देखा जाए तो कोई उसमें एक नाव और एक नाविक नहीं होता था, एक बड़ी संख्या रहती थी, ताकि रास्ते में कोई समस्या आए तो उससे निपटा जा सके। और अब इसके बाद जब व्यापार शुरू हुआ तो जो समुद्र से सटे राज्य रहते थे उनका क्या फ़ायदा रहेगा, कहीं न कहीं उनका फ़ायदा तो अधिक ही रहेगा। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भागों में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ मैदान है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में
मुविंदार की चर्चा मिलती है। अब ये मुविंदार की चर्चा कहाँ मिलती है? संगम कविताओं में। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। यहाँ पे देखेंगे कि जो मुविंदार की चर्चा मिलती है, अब मुविंदार का मतलब क्या होता है और इस शब्द कहाँ पे मिला है? तो मुविंदार शब्द जो है तमिल शब्द है और जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये थे चोल, चेर, पांड्य, जो कि दक्षिण भारत के शक्तिशाली राज्य थे। तो चेर, चोल, पांड्य, इन्हें एक साथ क्या कहा जाता था? मुविंदार कहा जाता था, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्से थे। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तनपुहार या कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत के शक्तिशाली वंश और वहाँ की परंपराओं या वहाँ के जो केंद्र थे महत्वपूर्ण, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे कि हमें कर मत दीजिए, उसके बदले हमें क्या दीजिए? उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। जब ये अभियानों पे चलते थे तो क्या करते थे कि कर भी वसूला करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नात रिश्तेदार, सिपाही तथा कवियों के बीच बांट देते थे। मतलब धन का बंटवारा सभी लोगों को करते थे ताकि जिससे एक तरह से सामंजस्य भी स्थापित रहे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा की लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। मतलब जो उन्हें उपहार दिया करते थे। अनेक संगम कवि उन मुखियाओं की क्या करते थे? प्रशंसा में कविताएं भी लिखी हैं। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। मतलब अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे किसका प्रभाव आ रहा है? सातवाहन का आ रहा है। सातवाहन का प्रभाव आ रहा है। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी था। सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख और प्रतापी कौन था? सतकर्णी था, जो किसका प्रमुख राजा? गौतमी का पुत्र था। उसके बारे में हम उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। तो ये उसका पुत्र था। कैसे पता चला? अभिलेख से पता चला। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ये जो दक्षिणापथ होता था उस समय का एक वहाँ का एक तरह से कवियों का एक संगठन कह सकते हैं। ये दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो ये दक्षिण की ओर, इसका देखिए यहाँ पे अर्थ भी दिया है कि दक्षिणापथ का अर्थ हुआ जो दक्षिण की ओर। तो ये कभी कभार इसमें पूछता है, यहाँ पे नहीं है कि दक्षिणापथ के अंतर्गत कौन कौन से वहाँ के राजवंश आते हैं। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। देखिए ये नाम कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे एक दक्षिण रास्ते के लिए प्रयोग हो रहा था, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। वहीं पे देखेंगे तो दक्षिण क्षेत्र जो होता है दक्षिण का, उसके लिए भी होता है। उसी प्रकार से वहाँ शासकों के लिए भी इसका नाम का प्रयोग किया जाता है। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। तो इन सभी तटों पर अपनी सेनाएं भेजने वाला कौन था? सातकर्णी था। तो इस प्रकार से एक यहाँ पे और दिया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर, ये रेशम मार्ग और कुषाणों के बारे में चर्चा हो रही है, उसके बारे में बताया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था।
इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपना राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। कहने का तात्पर्य है कि जब उन्हें व्यापारियों को उस रास्ते से जाना है तो उन्हें कुछ वहाँ पे टैक्स कर कुछ तो देना पड़ेगा ना, तभी ना वहाँ से जो लुटेरे हैं, वहाँ से जो लोग हैं जो व्यापारियों को परेशान करते हैं, उन्हें सुरक्षा मिलेगी। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 200 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन रहा है। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा में इनका मुख्य जो है केंद्र था। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम मार्ग पश्चिम की ओर रोम साम्राज्य तक पहुँचता था। तो रेशम जो है जहाज़ों के द्वारा किस प्रकार से रोम पहुंचता है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो आज का चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। कुछ उपयोगी शब्द क्या है? लोहा, सिंचाई, संगम, पत्तन, श्रेणी, व्यापारी और रेशम मार्ग। इम्पोर्टेंट तिथियाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। लोहे का शुरुआत कब हुई थी? 3000 साल पहले। तो लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर मतलब लोहे का 3000 में तो उसका शुरुआत हुई थी, लेकिन 2500 साल तक भी जो है इसका प्रयोग बढ़ गया था। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत संगम साहित्य 2300 साल पहले है। अरिकामेंडू का पत्तन, इसको ये इम्पोर्टेंट बनना नहीं है। रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले। चोल, चेर, पांडु ये 2300 साल पहले। और कुषाण शासक कनिष्क का शासन कनिष्क का 1900 साल पहले था। तो ये इस प्रकार से आज की क्लास यहाँ से समाप्त करते हैं। ये आज की क्लास समाप्त होने के बाद अब इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 9 और 10 क्लास 6 में हिस्ट्री का यही 2 चैप्टर और बचेगा। ये हमारा 8वां चैप्टर था, अभी यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर नेक्स्ट डे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसकी सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद 2 चैप्टर बचेगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर। तो आज के लिए यहाँ तक ख़त्म करते हैं क्लास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।